आज का केमिस्ट्री का चैप्टर है धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिक। देखिए, धातुएं हम देखते हैं कि जमीन से, भूमि से प्राप्त की जाती है। अयस्क और खनिज, दो प्रकार के अवयव यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बतलाता हूं कि भूमि से प्राप्त, मिट्टी से प्राप्त वे सभी पदार्थ जिनमें धातुएं किसी न किसी अंश के रूप में पाई जाती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। साथ ही वे खनिज जिनसे आसानी से, मितव्ययता से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है, जिसका फार्मूला Al2O3.H2O होता है, अर्थात यह एक प्रकार का ऑक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बॉक्साइट का शोधन आवश्यक होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड तथा सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। अशुद्धि कौन सी उपस्थित है, इस आधार पर हम देखते हैं कि बॉक्साइट का शोधन निम्न 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। यदि आयरन ऑक्साइड एवं सिलिका दोनों अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं तो बॉक्साइट का शोधन हाल की विधि के द्वारा किया जाता है। वहीं यदि केवल आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होता है तो बायर की विधि के द्वारा बॉक्साइट का शोधन किया जाता है, तथा सिलिका की अशुद्धि होने पर सरपेक की विधि के द्वारा बॉक्साइट का शोधन किया जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं तीनों विधियों के आधार पर। पहला क्वेश्चन, हाल की विधि। हम देखते हैं, यदि बॉक्साइड अयस्क में आयरन ऑक्साइड तथा सिलिका दोनों यदि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं तो बॉक्साइट का शोधन हाल की विधि के द्वारा किया जाता है। हाल की विधि में बॉक्साइड अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गलाते हैं, फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। गलित पदार्थ को जल के साथ खलबलाते हैं, फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल में विलय हो जाता है तथा अविलय आयरन ऑक्साइड तथा सिलिका की अशुद्धियां छान करके दूर कर दी जाती है। प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, फलस्वरूप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षिप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एल्यूमिना शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो यह हाल की विधि के द्वारा हमने बॉक्साइट का शोधन देखा। अब हम सेकंड विधि देखते हैं, बायर की विधि। जैसा कि हमने देखा, बायर की विधि तब प्रयुक्त की जाती है जब बॉक्साइड अयस्क में केवल आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। बायर की विधि के द्वारा बॉक्साइट के शोधन में बॉक्साइड अयस्क को पीसकर ऑटोक्लेव में 45% NaOH विलयन के साथ में गर्म करते हैं। गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा आयरन ऑक्साइड आदि की अशुद्धियां अविलय रूप में पृथक हो जाती है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन को उसी प्रकार जो अपन ने पहली वाली विधि में देखा है, जल में उस अपन ने विलय किया हुआ है, जल में विलय करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। साथ ही हम दूसरी अल्टरनेटिव विधि भी यहां पर लगा सकते हैं कि प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन में अल्प मात्रा नव अवक्षिप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मिलाकर के थोड़ी देर हिलाते हैं, खलबलाते हैं, फलस्वरूप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। थर्ड प्रोसेस है सरपेक विधि। सरपेक विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। इस विधि में हम देखते हैं, बॉक्साइड अयस्कों को बारीक पीसा जाता है, साथ ही उसमें कोक मिलाकर, कार्बन मिलाकर के नाइट्रोजन गैस के वातावरण में गर्म करते हैं। जब
1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम यह प्रक्रम पूर्ण करते हैं तो हम देखते हैं कि इस ताप पर सिलिका वाष्पशील सिलिकॉन में अपचयित हो जाता है। कार्बन के द्वारा सिलिका वाष्पशील सिलिकॉन में अपचयित हो जाता है तथा एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है। प्राप्त एल्यूमिनियम नाइट्राइट को जल के साथ गर्म करते हैं, फलस्वरूप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षिप्त हो जाता है, जिसे पृथक कर अर्थात चरण चलेंगे, छानकर, धोकर, सुखाकर गर्म करते हैं। फलस्वरूप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम देखते हैं एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार तीनों विधियों के द्वारा, हाल की विधि, बायर की विधि और सरपेक विधि के द्वारा हम बॉक्साइड अयस्क का शोधन कर सकते हैं। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। उपरोक्त हाल की विधि, बायर की विधि तथा सरपेक विधि से हम देखते हैं कि शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। इसका विद्युत अपचयन किया जाता है, फलस्वरूप एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत अपचयन या अपघटन करने के लिए हम एक आयरन टैंक लेते हैं जिसके अंदर कार्बन का स्तर लगा होता है। यह कार्बन का स्तर कैथोड का कार्य करता है। साथ ही इसके अंदर क्रायोलाइट तथा फ्लोरस्पार का मिश्रण ले लिया जाता है। दोनों को गर्म करने पर यह मिश्रण 870 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलता है। पश्चात इसमें शुद्ध एल्यूमिना डाल दिया जाता है। शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किंतु क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार की उपस्थिति में यह केवल 870 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही पिघल जाता है। पिघले हुए इस एल्यूमिनियम में कार्बन के एनोड लगा करके धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने पर पात्र में निम्न रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है जो विद्युत अपघटन को व्यक्त करती है। क्रायोलाइट विद्युत अपघटित होता है और सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड में विभक्त हो जाता है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड विद्युत अपघटित होकर के एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन देता है। यह एल्यूमिनियम आयन हम देखते हैं कि कैथोड पर जाकर के अपचयित होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और एल्यूमिनियम बनाता है। इस प्रकार पिघला हुआ शुद्ध एल्यूमिनियम लोहे के टैंक में, पात्र में नीचे एकत्रित होने लगता है। साथ ही हम देखते हैं फ्लोराइड आयंस एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं और एल्यूमिना को एल्यूमिनियम फ्लोराइड में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। एल्यूमिना बनने वाले फ्लोराइड आयनों से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाता है, ताकि पुनः एल्यूमिनियम फ्लोराइड का हम देखें वियोजन हो सके और एल्यूमिनियम कैथोड पर मुक्त हो सके। इस प्रकार एल्यूमिना अप्रत्यक्ष रूप से पहले एल्यूमिनियम फ्लोराइड में परिवर्तित होता है और फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन के द्वारा अपघटित होता है और कैथोड पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्रदान करता है। नेक्स्ट मेथड देखिए, एल्यूमिनियम का शोधन। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एल्यूमिनियम के शोधन की हूप विधि का वर्णन कीजिए। हमने देखा है कि चूंकि बॉक्साइड अयस्क में आयरन ऑक्साइड तथा सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित थे, उपरोक्त विधि से जो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ है वह अशुद्ध एल्यूमिनियम है। उसमें अल्प मात्रा आयरन तथा सिलिकॉन की उपस्थित हो सकती है, जिसका शोधन हूप विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में पुनः हम देखते हैं कार्बन का अस्तर लगा हुआ एक लोहे का पात्र होता है। यह कार्बन का अस्तर एनोड का कार्य करता है। इसमें 3 परतें होती हैं। पदार्थों की, द्रवित पदार्थों की 3 परतें होती हैं। सबसे निचली परत हम देखते हैं कि पिघला हुआ एल्यूमिनियम होता है जो स्वयं एनोड का कार्य करता है। मध्य वाली परत में बेरियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के फ्लोराइड्स का द्रवित मिश्रण होता है और सबसे ऊपर हम देखते हैं कि पिघले हुए शुद्ध एल्यूमिनियम की परत
होती है, जिसमें एक ग्रेफाइट की छड़ डूबी हुई होती है जो कैथोड का कार्य करता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं, निचली परत से शुद्ध एल्यूमीनियम निकलकर ऊपर की कैथोड परत में आ जाता है और उतनी ही मात्रा में एल्यूमीनियम निचली परत से बीच वाली परत में आता है। इस प्रकार सबसे ऊपरी परत में 99.98% शुद्धता का एल्यूमीनियम प्राप्त होता रहता है, जिसे समय समय पर यहां से पृथक किया जा सकता है। अर्थात देखिए, जैसे ही यहां पर हमने धारा प्रवाहित की, ऊपर हमने क्या देखा था कि फ्लोराइड्स हैं और फ्लोराइड्स रहते हैं, उनका वियोजन होता है। जब फ्लोराइड्स टूटते हैं तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और एल्यूमिनियम में अपचयित हो जाएगा। तो बीच वाले पोर्शन में फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड टूटेगा और यहां से एल्यूमिनियम निकल करके ऊपरी परत में आ जाएगा। जब ये ऊपरी परत में गया तो यहां पर अब क्या बचा, केवल फ्लोराइड बचा। हम ये भी जानते हैं कि ये फ्लोराइड वापस से एल्यूमिना से रिएक्शन करते हैं और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना लेते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि ये जितने भी फ्लोराइड हैं, निचली अशुद्धि वाली परत में से एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाते हैं। अर्थात बीच वाली परत से एल्यूमिनियम ऊपर और नीचे वाली परत से एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनकर के मध्य वाली परत में आता रहता है और अशुद्धियां नीचे एनोड पर ही एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट अगली धातु हमारी है कापर। कापर का मुख्य अयस्क होता है कापर पायराइडीज, जिसका सूत्र CuFeS2 या Cu2S Fe2S होता है। हम देखते हैं कि यह एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क है तो हम देखेंगे कि इसका सांद्रण झाग प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। विधि हम जानते हैं, झाग प्लावन विधि में एक पात्र होता है जिसमें पानी रहता है, बारीक पिसे हुए अयस्क को उसमें मिलाते हैं, थोड़ा यूकेलिप्टस ऑयल या चीड़ का तेल उसमें मिलाते हैं और वायु की धारा में विलयन को खलबलाते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण हम देखते हैं कि हल्के होते हैं, फलस्वरूप झाग के साथ चिपक करके ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। दूसरी स्टेप हम देखते हैं कि भर्जन। यह प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में की जाती है, जहां पर सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि वाष्पशील पदार्थ अयस्क में से दूर हो जाते हैं। सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि ऑक्साइड बना करके हम देखते हैं कि पृथक हो जाते हैं। वहीं कापर पाइराइटिस में उपस्थित दोनों अवयव कापर और आयरन ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा यह ऑक्सीकृत होता है, फलस्वरूप SO2 गैस इसमें से पृथक हो जाती है तथा कापर पाइराइटिस कापर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में विभक्त हो जाता है। अल्प मात्रा दोनों प्रकारों के सल्फाइडों की ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात है, अल्प मात्रा अर्थात ये दोनों रिएक्शन आंशिक रूप से ही संपन्न होती है। अर्थात मुख्यतया तो हम देखेंगे कि कापर और आयरन के सल्फाइड रहेंगे, लेकिन इनकी अल्प मात्रा ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है प्रगलन। यह क्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है। उपरोक्त भर्जित अयस्क को जब वात्या भट्टी में रेत एवं कोक के साथ मिलाकर के वायु के आधिक्य में गर्म करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि कापर ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करता है तथा फेरस सल्फाइड को फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं पुनः कापर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। बनने वाला FeO फेरस ऑक्साइड हम देखते हैं सिलिका या रेत के साथ में रिएक्शन करता है और फेरस सिलिकेट बनाता है। यह फेरस सिलिकेट धातु मेल के रूप में पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता है, जिसे पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्रव धातु मिश्रण मेट या मेटे कहलाता है। इस प्रकार प्रगलन की क्रिया में हम देखते हैं कि धातु में आयरन सल्फाइड की मात्रा कम हो जाती है और कापर सल्फाइड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है बेसेमरीकरण। पिघला हुआ वात्या भट्टी से जो पिघला हुआ द्रव मेटे प्राप्त होता है, उसे
नाशपाती के समान आकार वाले बेसेमर परावर्तक में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसमें चूने या मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे पदार्थों का अस्तर लगा हुआ होता है। इसमें एक नली लगी हुई होती है जिसकी सहायता से गर्म वायु की धारा प्रवाहित की जाती है। द्रवित मेटे जो गर्म होता है, जब उसमें गर्म वायु की धारा प्रवाहित की जाती है तो हम देखते हैं निम्न क्रियाएं संपन्न होती है। आयरन सल्फाइड जो शेष रह जाता है प्रगलन की क्रिया में, वह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है जो रेत के साथ रिएक्शन करता है और धातु मेल बनाता है। वहीं कॉपर सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर के कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड को कॉपर में परिवर्तित कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फेट में भी परिवर्तित हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर उसे भी कॉपर में परिवर्तित कर देता है और बनने वाली सल्फर डाइऑक्साइड हम देखते हैं कि यहां पर अब बेसेमर परावर्तक के मुंह से बाहर निकलती है। जब क्रिया समाप्त हो जाती है तो बेसेमर के परावर्तक के मुंह पर हम देखते हैं हरे रंग की ज्वाला निकलने लगती है। उस समय पर हम वायु का प्रवाह रोक देते हैं तथा बेसेमर परावर्तक को उलटकर पिघले हुए कॉपर को सिलिका के सांचों में डाल देते हैं। द्रवित कॉपर से जब SO2 गैस बाहर निकलती है तो कॉपर ठंडा होते होते इसकी सतह पर कुछ ब्लिस्टर या फफोले के समान संरचनाएं बन जाती है। इस प्रकार प्राप्त कॉपर को फफोलेदार तांबा कहते हैं। इसमें लगभग 98% तक शुद्ध कॉपर उपस्थित होता है। नेक्स्ट इस विधि का चरण है, धातु निष्कर्षण का चरण है कॉपर का शोधन। उपरोक्त विधि से प्राप्त कॉपर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहला पोलिंग द्वारा, दूसरा विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। पोलिंग द्वारा बेसेमर परावर्तक से जो फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है उसे परावर्तनी भट्टी में पिघालते हैं और वायु प्रवाहित करते हैं। फलस्वरूप कार्बन, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की जो अशुद्धियां उपस्थित रहती है वो ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है। साथ ही आयरन ऑक्साइड पुनः धातु मेल बना करके दूर हो जाता है। अभी भी कुछ इसमें कॉपर ऑक्साइड शेष रहता है जिसका अपचयन करने के लिए द्रव्य धातु पर एंथ्रासाइट कोक छिड़क कर मिश्रण को हरी लकड़ी के डंडों के द्वारा चलाया जाता है। उच्च ताप पर लकड़ी से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देते हैं। इस प्रकार 99.3% तक शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होता है। सेकंड मेथड है शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में एक कॉपर वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ होता है। अशुद्ध युक्त कॉपर की छड़ को एनोड की जगह पर लगा करके शुद्ध कॉपर के पतले तार को कैथोड के स्थान पर लगा करके धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर के एनोड पर हम देखते हैं कि शुद्ध कॉपर गलता है और कैथोड पर जाकर के जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पतला तार जो शुद्ध कॉपर का होता है धीरे धीरे धातु जमा होने से मोटा हो जाता है और अशुद्ध युक्त कॉपर की छड़ जो पहले मोटी होती है वो गल करके धीरे धीरे पतली होती जाती है। सारी अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है जिसे एनोड मड कहा जाता है। इस विधि के द्वारा 99.99% तक शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कॉपर के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। अगली धातु है जिंक। संकेत है इसका Zn। हम देखते हैं कि जिंक के दो मुख्य अयस्क होते हैं। एक ऑक्साइड अयस्क जिसे जिंकाइड कहा जाता है ZnO,
दूसरा सल्फाइड अयस्क जिसे जिंक ब्लेंड कहा जाता है, ZnS। दोनों ही अयस्कों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। धातु का निष्कर्षण करने की दो विधियां यहां हमारे सिलेबस में दी हुई है। एक कार्बन अपचयन विधि है और दूसरा हम देखते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपचयन विधि है। कार्बन अपचयन विधि में हम देखते हैं पहला स्टेप सांद्रण सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेंड ZnS के रूप में। इसका सांद्रण झाग प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं भर्जन। सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। फलस्वरूप देखिए जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं हम देखते हैं कि वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वहीं जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में भी परिवर्तित होती है। चूंकि भर्जन की क्रिया उच्च ताप पर करते हैं, फलस्वरूप बना हुआ ZnSO4 पुनः हम देखते हैं कि ZnO तथा SO2 गैस में अपघटित हो जाता है। भर्जित अयस्क का अपचयन किया जाता है। अपचयन का सीधा सा इक्वेशन हमारे सामने है। ZnO प्लस C कार्बन के द्वारा अपचयन करते हैं, CO अलग निकल जाता है और शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। तो यहां तीन प्रकार की विधियां हम देखते हैं कार्बन अपचयन के अंतर्गत काम में आती है। पहला बेल्जियन विधि, दूसरा सिलीसियन विधि और तीसरी हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि। पहली बेल्जियन विधि, इस विधि में जिंक ऑक्साइड में कोक मिला करके मिश्रण को अग्नि सह मिट्टी के बने हुए रिटार्टो में रख दिया जाता है। इन रिटार्टो के साथ में संघनित्र जुड़े हुए होते हैं। इन संघनित्रों से लोहे के बने बड़े बड़े पात्र जुड़े हुए होते हैं जिन्हें प्रोलॉन्ग कहा जाता है। इस प्रकार के कई रिटार्टो को भट्टी में रखकर लगभग 1450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। जिंक ऑक्साइड कोक के द्वारा अपचयित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो संघनित्र के मुंह पर नीली ज्वाला के साथ जलने लगती है। जब संपूर्ण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पृथक हो जाती है तब संघनित्र के किनारे पर प्रोलॉन्ग को लगा दिया जाता है। जब जिंक की वाष्पों के निकलने के कारण हम देखते हैं कि कलर उसका परिवर्तित हो जाता है। जो ज्वाला नीली थी वो हरी हो जाती है। उसी समय पर हम प्रोलॉन्ग को यहां पर लगाते हैं। द्रवित जिंक हम देखते हैं संघनित्र में और जिंक के कण प्रोलॉन्ग में एकत्रित हो जाते हैं। यह विधि बेल्जियन विधि कहलाती है। दूसरी विधि हम देख रहे हैं सिलीसियन विधि। इस विधि में हम देखते हैं डी के आकार के अग्निसह रिटार्टो का उपयोग किया जाता है जिनमें भर्जित अयस्क और कार्बन का चूर्ण लेकर के मफल भट्टी में इन रिटार्टो को रखते हैं और गर्म करते हैं। फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक में परिवर्तित होता है। तीसरी हमारी विधि है ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि। इसमें हम देखते हैं कि एक खड़ा रिटार्ट, लंबा रिटार्ट होता है जो प्रोड्यूसर गैस के द्वारा गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है तथा ऊपर चार्ज से जिंक ऑक्साइड और कोक का मिश्रण डाला जाता है। अभिक्रिया होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कार्बन पृथक हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर देता है और जिंक की वाष्प बनती है। यह जिंक की वाष्प संघनित्र में एकत्रित होकर जिंक स्पेल्टर बनाती है। साथ ही हम देखते हैं कि व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती है। वहीं कोक से बनी राख और अवशेष हम देखते हैं कि रिटार्ट के निचले सिरे से पृथक कर दिए जाते हैं। इस प्रकार यह जिंक के निष्कर्षण की ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि है। दूसरी विधि देखिए विद्युत अपघटनी विधि से जिंक प्राप्त करना। इस विधि में भर्जित अयस्क को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विलय करते हैं। फलस्वरूप जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इस जिंक सल्फेट के विलयन में चूने का पानी मिलाने पर आयरन, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा सिलिका अवक्षिप्त हो जाते हैं। प्राप्त विलयन में जिंक चूर्ण मिलाने पर कैडमियम भी अवक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इस जिंक सल्फेट के विलयन को एक सेल में लेकर के, एक पात्र में लेकर के विद्युत अपघटन करते हैं। फलस्वरूप
हम देखते हैं कि शुद्ध जिंक कैथोड पर जमा हो जाता है। इस पात्र में विद्युत अवघटनी सेल में लेड का बना एनोड तथा एल्यूमिनियम का बना कैथोड लगा हुआ होता है। जब Zn-SO4 अपघटित होता है तो बनने वाले Zn2 पॉजिटिव आयन हम देखते हैं एल्यूमिनियम कैथोड पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। अभिक्रिया पूर्ण हो जाने पर एल्यूमिनियम कैथोड को बाहर निकालते हैं और गर्म करते हैं। फलस्वरूप जिंक पिघल करके पृथक हो जाता है। इस प्रकार विद्युत अपघटनी विधि से जिंक प्राप्त किया जाता है। महत्वपूर्ण विधि है। तो भर्जित अयस्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, Zn-SO4 का विलयन बना, जिसमें चूने का पानी मिलाने पर अशुद्धियां अवक्षिप्त हो गई। कैडमियम और शेष रह सकता है, जिसे दूर करने के लिए जिंक पाउडर हम इसमें मिला देते हैं। प्राप्त Zn-SO4 विलयन का विद्युत अपघटन करने पर हम देखते हैं कि कैथोड पर जिंक पृथक हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण धातु है हमारे सिलेबस में आयरन। आयरन हम देखते हैं 3 रूपों में पाया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर लोहे के ये 3 विविध रूप होते हैं। पहला ढलवा लोहा, दूसरा इस्पात, तीसरा पिटवा लोहा। कार्बन की प्रतिशतता इस्पात में हम देखते हैं ढलवा लोहे से कम किंतु पिटवा लोहे से अधिक होती है। अर्थात ढलवा लोहे से कार्बन की मात्रा कम करके इस्पात बनाया जाता है, वहीं पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ा करके इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहे से इस्पात कम में कार्बन का परसेंटेज कम है और पिटवा लोहे से ज्यादा है। हम देखते हैं ढलवा लोहे का गलनांक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भंगुर होता है, इस पर जंग नहीं लगती। वहीं इस्पात का गलनांक हम देखते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह आघात वर्धनीय होता है, इस पर भी जंग नहीं लगती है। वहीं हम देखते हैं कि पिटवा लोहा जिसका गलनांक 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह आघात वर्धीय होता है, साथ ही इस पर जंग लगती है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आयरन में, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाएं दीजिए। देखिए, वात्या भट्टी की संरचना हम जानते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की ओर ताप क्रमशः बढ़ता जाता है, अर्थात ऊपर ताप कम होता है, नीचे की तरफ तापमान बढ़ता है। ऊपर से निस्तापित अयस्क को डाला जाता है। अब निस्तापित अयस्क हो सकता है हेमेटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है। जो भी अयस्क है अगर हमने उसका निस्तापन किया तो वह ऑक्साइड अयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो हम देखते हैं वात्या भट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र, जहां पर अयस्क में जैसे ही अपन ने डाला, गर्मी की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में अयस्क में उपस्थित जलीय अशुद्धियां वाष्प के रूप में यहां पर पृथक हो जाती है। फिर ऊपर वाला क्षेत्र 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहलाता है अपचयन का ऊपरी क्षेत्र, 1000-1200 वाला कहलाता है अपचयन का निचला क्षेत्र, और नीचे नीचे 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला क्षेत्र कहलाता है प्रगलन क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट अपन देखते हैं प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि निस्तापित अयस्क गर्म होता है और उससे जल वाष्प पृथक हो जाती है, अर्थात वह शुष्क हो जाता है। उसमें हमने कोक भी मिलाया हुआ है और चूना पत्थर भी मिलाया हुआ है, रेत भी मिलाई हुई है। जब अयस्क हम देखते हैं कि नीचे की ओर गिरता है तो अपचयन का ऊपरी क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसका ताप 300 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं अपचयन के ऊपरी क्षेत्र में देखते हैं ये रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, CO2 बना रहा है। ये CO2 फिर कार्बन के साथ रिएक्शन कर रही है, CO बना रही है। इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट भी CO बना सकता है। तो तीनों रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ट्वाइस C अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ट्वाइस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड हम देखते हैं कि निस्तापित अयस्क में उपस्थित हेमेटाइट Fe2O3 के साथ में रिएक्शन करती है और अन्य ऑक्साइड Fe3O4 में उसे कन्वर्ट कर देती है। Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिएक्शन करता है और हम देखते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह
FeO फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह फेरस ऑक्साइड 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शनें होती है अब चेन के ऊपरी क्षेत्र में। अब जब नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ताप बढ़ता है, तो बढ़े हुए ताप पर हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर अपघटित होता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम देख रहे हैं कार्बन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है कि चूना पत्थर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड अशुद्धि एल्यूमिना और रेत या सिलिका के साथ में अभिक्रिया करता है। फलस्वरूप कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के रूप में धातु मेल निर्मित होता है, जो पिघले हुए आयरन के ऊपर तैरता है, जिसे पृथक कर दिया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब गर्म वायु भट्टी के अंदर प्रवाहित की जाती है, तो यह धातु मेल पिघले हुए लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होने देता। उपरोक्त अभिक्रियाओं में बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की उपस्थिति में हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह कार्बन आयरन के साथ में 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करके कार्बन संतृप्त लोहा बनाता है, जिसे ढलवा लोहा कहा जाता है। अर्थात यह लोहे का सबसे अशुद्धि वाला रूप कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज अधिक होता है। इस प्रकार जब गर्म पिघला हुआ लोहा कार्बन के ऊपर से बहता है, तो हम देखते हैं कि कार्बन संतृप्त लोहा प्राप्त होता है, जिसे पिघला हुआ अशुद्ध लोहा कहा जाता है, जो ठंडा होकर के ढलवा लोहे में रूपांतरित हो जाता है। रिएक्शन है, याद करना पड़ेगी हमें। अब चेन के ऊपरी क्षेत्र में कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यानी मेन मकसद हमें चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन इकट्ठे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना सकता है। हेमेटाइट के साथ में अभिक्रिया होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और मैग्नेटाइट Fe3O4 अन्य ऑक्साइड बन जाता है। यह ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फेरस ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन में परिवर्तित हो जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपचयन का निचला क्षेत्र है। 800 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चूना पत्थर वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना तथा सिलिका परस्पर अभिक्रिया करती है और पिघला हुआ धातु मेल कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाती है। हल्का होने के कारण यह पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पिघले हुए लोहे की उपस्थिति में कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। जब पिघला हुआ लोहा कार्बन के ऊपर से प्रवाहित होता है, तो कार्बन संतृप्त लोहा प्राप्त होता है। यह कार्बन संतृप्त लोहा पिघला हुआ अशुद्ध लोहे के रूप में होता है, जो ठंडा होकर के ढलवा लोहा बनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिएक्शंस कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की उपस्थिति में कार्बन में कन्वर्ट हो रही है, और यह कार्बन पिघले हुए आयरन में घुल करके कार्बन संतृप्त लोहा या पिघला हुआ अशुद्ध लोहा बना रहा है, जो ठंडा होकर के ढलवा लोहे में रूपांतरित हो जाता है। हमने देखा ढलवा लोहा लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है, क्योंकि इसमें कार्बन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। हम इसमें कार्बन की प्रतिशतता को कम करके इसको इस्पात में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए सीमेंस मार्टिन की खुले तल की विधि काम में लाई जाती है। इस विधि में हम देखते हैं कि भट्टी में एक उथला तल होता है, जिसमें ढलवा लोहे को रख दिया जाता है। साथ ही उसमें कुछ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहे की छीलन आदि पदार्थों को मिला करके गर्म करते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि वायु अंगार गैस के द्वारा जब भट्टी को गर्म किया जाता है, तो ढलवा लोहे में कार्बन पृथक होता है, कार्बन की प्रतिशतता कम होती है और वह इस्पात में रूपांतरित हो जाता है। साथ ही जो अशुद्धियां रहती है, वो अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर के या कार्बन के द्वारा परिवर्तित होकर के पृथक हो जाती है। देखिए किस प्रकार हेमेटाइट कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, फास्फोरस को P2O5 में और सिलिका को SiO2 में तथा मैग्नीज को
MnO मैंगनीज ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है तथा खुद आयरन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि बनने वाला फास्फोरस का ऑक्साइड, सिलिका का ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और रेत सिलिका के साथ में ये रिएक्शन करते हैं आपस में और भिन्न भिन्न प्रकार के कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैंगनीज सिलिकेट के रूप में हम देखते हैं कि धातु मेल का निर्माण करते हैं। ये सारे धातु मेल हल्के होने के कारण ऊपर तैरते हैं, जिन्हें पृथक कर दिया जाता है। सीमेंस मार्टिन की खुले तल की विशेषताएं होती हैं कि यह लोहे की छीलन, घटिया क्वालिटी के ढलवा लोहे, लोहे के अयस्क आदि को सीधे ही इस्पात में परिवर्तित कर देता है। साथ ही भट्टी के ताप का नियंत्रण आसानी से हो सकता है, इस्पात के संगठन को नियंत्रित किया जा सकता है, उत्तम श्रेणी का इस्पात बनता है और वायु के संपर्क में आने के कारण बहुत कम लोहा धातु मेल के रूप में व्यर्थ हो पाता है। इन कारणों से ही इस विधि का प्रयोग इस्पात प्राप्त करने में बहुतायत से किया जाता है। इस्पात प्राप्त करने की एलडी विधि हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रयुक्त भट्टी है वह बेसेमर परावर्तक के समान होती है, जिसमें पिघला हुआ ढलवा लोहा लेकर के ऊपर से एक नली के द्वारा शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन गैस 4 से 12 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जाती है। इस ऑक्सीजन के द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है ढलवा लोहे के रूप में उसके साथ में मिला हुआ वह ऑक्सीकृत होकर के तथा अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर के पृथक हो जाती है और इस्पात प्राप्त होता है। यह इस्पात प्राप्त करने की एक त्वरित विधि है। इस विधि के द्वारा केवल 45 मिनट में ही हम देखते हैं अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और इस्पात का निर्माण होता है। भारत के राउरकेला कारखानों में इसी एलडी विधि के द्वारा इस्पात का निर्माण किया जाता है। अगली धातु है सिल्वर या रजत, संकेत इसका Ag, मुख्य अयस्क है अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस, Ag2S यह सल्फाइड अयस्क है। वहीं हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस से हम देखते हैं चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। तो चांदी के निष्कर्षण की जो विधि होती है उसे साइनाइट विधि या मेक आर्थर फ्रॉस्ट विधि कहा जाता है। तो इस विधि में हम देखते हैं सबसे पहला पद अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क है, इसलिए हम देखेंगे अयस्क का सांद्रण करने के लिए प्रायः झाग प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड स्टेप हम देखते हैं सोडियम साइनाइड द्वारा उपचार। जो सल्फाइड अयस्क है सांद्रण के बाद जब उसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो हम देखते हैं सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनता है, लेकिन साथ ही सोडियम सल्फाइड बनता है जिसके बनने से अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है। इसे रोकने के लिए इस रिएक्शन के साथ साथ हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। यह ऑक्सीजन बनने वाले सोडियम सल्फाइड को सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट में रूपांतरित करके हटा देती है। फलस्वरूप अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं हो पाती और सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड से सिल्वर का अवक्षेपण करने के लिए उसमें जिंक पाउडर मिलाते हैं। तो सिल्वर और जिंक अपने स्थान की एक्सचेंज करती है, अदला बदली करती है और हम देखते हैं कि चांदी पृथक हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त चांदी को स्पंजी सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गलन। जो स्पंजी चांदी हमें प्राप्त हुई है उसे बोरेक्स और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ गर्म करके गलाते हैं। फलस्वरूप चमकीली सघन रूप में चांदी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधन। शुद्ध सिल्वर विद्युत अपघटनी के द्वारा विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध चांदी का एनोड तथा शुद्ध चांदी का कैथोड प्रयोग में लिया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है, अर्थात रजत वोल्टामीटर के रूप में संरचना बनाई जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर शुद्ध चांदी एकत्रित होती है।
चांदी को प्राप्त करने की एक और मेथड होती है जिसे कहा जाता है लेड का विरजतीकरण। लेड को या लेड में से चांदी को हटाना, इसमें जो मुख्य विधि है वो कहलाती है पार्क विधि। 540 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लेड की अपेक्षा जिंक में चांदी 300 गुना अधिक विलय होती है। यह पार्क विधि का सिद्धांत है। लेड की अपेक्षा जिंक में ज्यादा विलय। तो जो अर्जेंटीफेरस गैलेना से लेड प्राप्त होता है उसमें 2% चांदी होती है। इस लेड को गर्म करते हैं और उसमें जिंक को मिलाते हैं। लेड को गर्म करके जब जिंक को मिलाते हैं तो जिंक में चांदी अधिक विलय है, तो लेड में जो चांदी होती है वो विस्थापित होकर के जिंक में आ जाती है। इस प्रकार जिंक सिल्वर मिश्र धातु प्राप्त होती है जो हल्की होने के कारण पिघले हुए लेड के ऊपर तैरती है तथा ठंडा करने पर शीघ्रता से ठोस हो जाती है। इसे पृथक कर जिंक को वाष्पन के द्वारा दूर कर देते हैं और शुद्ध चांदी को प्राप्त करते हैं। वहीं पैटिनसन विधि में 25% सिल्वर युक्त लेड को गलाकर ठंडा करने पर लेड पृथक हो जाता है। अधिकतम लेड को पृथक कर देने के बाद लेड सिल्वर मिश्र धातु से खरपरण विधि के द्वारा शुद्ध चांदी प्राप्त की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं जैसे इस्पात बुझाना। यदि इस्पात को तप्त करके पानी या तेल में एकदम ठंडा कर दिया जाता है तो इस्पात कांच के समान कठोर और भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया इस्पात को बुझाना कहलाती है तथा बनने वाले इस्पात को बुझाया हुआ इस्पात कहते हैं। इसी प्रकार यदि कठोर इस्पात को बहुत देर तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह पुनः नरम हो जाता है। इस क्रिया को तापानुशीलन या एनिलन कहा जाता है, अर्थात बुझाने का उल्टा एनिलन या तापानुशीतन। यदि बुझाए हुए इस्पात को भिन्न भिन्न ताप पर विविध समय तक पुनः गर्म किया जाए, बुझाया हुआ इस्पात है, गर्म करके एकदम ठंडा कर दिया, अब उसको हमने अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह नरम एवं लचकदार हो जाता है। इस प्रक्रिया को पानी चढ़ाना कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही काटने वाली मशीनें, चाकू, ब्लेड, कुल्हाड़ी, तलवार, घड़ी की स्प्रिंग आदि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है नाइट्राइडिंग। जब मिश्र इस्पात को अमोनिया गैस के वायुमंडल में गर्म करते हैं तब उसकी सतह पर आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि धातु के नाइट्राइडों की सतह बन जाती है। इस प्रक्रिया को नाइट्राइडिंग कहा जाता है। इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हम देखते हैं निम्न चरण होते हैं। पहला, फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म का निर्माण। हम देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म का निर्माण सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड बनाने के लिए हम देखते हैं कि अमोनियम ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, फलस्वरूप सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, एक्सपोजर या चित्र लेना। सिल्वर ब्रोमाइड प्लेट को बनाने के पश्चात कैमरे में उसे लगा करके उसे कुछ समय प्रकाश में एक्सपोज किया जाता है। इसके कारण AgBr पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। क्विनॉल, पाइरोगेलॉल, हाइड्रोक्विनॉल आदि हम देखते हैं कि डेवलपर के रूप में काम में लाए जाते हैं। ये AgBr से Ag को पृथक कर देते हैं, अर्थात AgBr को Ag में अपचयित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में काला भाग सफेद एवं सफेद भाग काला हो जाता है तथा उल्टा चित्र प्राप्त होता है जिसे नेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्थिरीकरण। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोविलियन नेगेटिव को स्थिर करने के लिए काम में लाया जाता है। अप्रयुक्त सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है वह हाइपो में घुल करके पृथक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग पेपर पर जो प्रायः ब्रोमाइड पेपर के रूप में होता है,
नेगेटिव के द्वारा प्रकाश डाल करके फोटो प्रिंटिंग किया जाता है, जिससे पेपर पर वस्तु का सही चित्र अंकित हो जाता है। टोनिंग, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग काले सफेद चित्र को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को टोनिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये हैं धातु कर्म वाले चैप्टर के क्वेश्चन। साथ ही 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। उन क्वेश्चनों को अगर हम देखें तो कॉपर की मिश्र धातुएं और दूसरा हम देखें आयरन की मिश्र धातुएं। कुछ ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ 5 क्रिस्टली जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। इसे नीला थोथा कहा जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है, जिसे लूनार कास्टिक कहा जाता है। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को केलोमल कहा जाता है। वहीं मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 को कोरोसिव सब्लीमेंट कहा जाता है। K2HgI4 पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं, खासतौर से लूनार कास्टिक, केलोमल और कोरोसिव सब्लीमेंट। Hg2Cl2, यहां मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट है, इसलिए इसको अपन ने नाम दिया मर्क्यूरस क्लोराइड। वहीं Hg अकेला 2 Cl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, यहां ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो जाती है, +2 कंडीशन, अर्थात मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसे कोरोसिव सब्लीमेंट कहा जाता है। तो केलोमल और कोरोसिव सब्लीमेंट 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं।